हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। 12th के हम लोग कुछ टॉपिक्स कर रहे थे और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। एक छोटा सा मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और एक छोटा वीडियो और है, 10-15 मिनट का है ये। इसमें हम छोटी सी चीजें और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इस बार हम लोग देखेंगे कि SHE एक होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि किसी भी सेल का पोटेंशियल है कितना, मतलब कितना वोल्टेज वो सप्लाई कर सकता है, कितना पावरफुल है। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, उससे भी हम लोग आइडिया लगा पाते हैं कि कौन सा कितना ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि आप जितना नीचे की तरफ जाओगे आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे ही आप, एक तो बीच में हाइड्रोजन है, उसके ऊपर जाओगे तो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बढ़ेगी, नीचे की तरफ जाओगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखना है आपको। अगर हम टॉप लेवल पर देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और सबसे नीचे देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है। तो सबसे ऊपर टॉप पे आप देखोगे क्लोरीन है और सबसे नीचे लिथियम है, बीच में हाइड्रोजन की वैल्यूज है। और जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस में वैल्यूज आएंगे, माइनस में ज्यादा वैल्यूज आती हैं। अच्छा, सेल अगर आपको ज्यादा ईएमएफ का चाहिए तो हाइड्रोजन से जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे और जितना आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपका डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना स्ट्रॉन्ग आपका सेल होता है। ये सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी कुछ चीजें मेन है, जैसे कि नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूरी तरह आप नर्स्ट इक्वेशन का डायग्राम या डायग्राम कह रहा हूँ डेरिवेशन नहीं भी कर पाए तो मेन पिन पॉइंट्स याद रखो, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन एज वेल एज एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं अगर टच करूँ नर्स्ट इक्वेशन को, तो कोई भी अगर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है तो उसकी नर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है, द रिएक्शन इज एम एन प्लस, मतलब उसके उतने आयंस हैं जिसमें एन इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है, एम, ठीक है। मेटल आयन बन रहा है, सॉलिड में बन जाएगा। इसका नर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएगा, ई एम प्लस ऑब्लिक एम, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट डॉट एक्स, वही सेम जो हम एम एन प्लस वगैरह, माइनस आर टी अपॉन एन एफ। और ये क्या होता है, एल एन मतलब नेचुरल लॉग एम अपॉन एम टू प्लस या एन। इस तरीके से हम लोग इसकी कॉन्सेंट्रेशंस लिखते हैं। ये आपको याद रखना है सबसे पहली चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि जो रिएक्शन दिया है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमें ऊपर लेना है और डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब आयंस की बात हो रही है, यहाँ पर तो ये एम एन प्लस लिख दो, ठीक है। आर टी, आर की वैल्यू फिक्स रहेगी, टी टेम्परेचर जो भी होगा केल्विन में, एन मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए, और एफ मतलब आपको मालूम है फैराडे 96,500। इस तरीके से ये बेसिक नर्स्ट इक्वेशन। अब इसी के अंदर अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, ये बेसिक नर्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, आर की जैसे वैल्यू है 8.314, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज पुट करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्टली। अगर मैं पुट कर दूं आर की जगह पर 8.314, ओके, इंस्टेड ऑफ आर वी कैन राइट 8.314, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो वी कैन पुट, बट अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज, हाँ, एफ की जगह पे 96,500। ये अगर मैं पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी वो देख सकते हैं। इक्वेशन एकदम सिंपल बन जाएगी, क्योंकि ये एज इट इज है, ठीक है। इसको सॉल्व करके, मतलब आर टी वगैरह की वैल्यू अगर मैं टी भी डाल दूं, टेम्परेचर
जो कि आमतौर पे हम लोग 300 केल्विन ले लेते हैं। अगर वो टेम्परेचर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ और इसको कंप्लीटली सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.059 अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी ट्रांसफर वगैरह हुए वो छोड़ के बाकी पूरी वैल्यू मेरे पास आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे 1 ले लूंगा मैं। क्यों 1 लूंगा? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होती है और उसको यूनिटी ले लेते हैं, बिकॉज सॉलिड स्टेट में है, उसको 1 मान लेते हैं। और इस तरीके से ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसी को ही अगर हम सेल के हिसाब से लें, कॉपर और जिंक के हिसाब से, अगर जैसा कि आपको मालूम है डेनियल सेल के अंदर अगर मैं लगाता हूँ तो सेम तरीके से लगा देनी है, कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ एन की जगह 2 लग जाएगा और कुछ नहीं है। तो उसको भी सॉल्व करके आप सेम तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पर आयंस आएंगे आपके, यहाँ पर n की जगह 2 आ जाएगा बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक तरीका है आपका नर्स्ट इक्वेशन को लिखने का। ये एक मेथड हो गया नर्स्ट के लिए, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। एक और छोटा सा मेथड है, अगर मान लीजिए रिएक्शन ऐसा दिया A प्लस B गिव्स C प्लस D। अगर इस टाइप का आपके पास कोई एक दिया हुआ है तो हम लोग किस तरीके से, मान लो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा वो आपको देखना है। तो डायरेक्टली आपको देखना है, क्योंकि ये सेल की बात हो रही है, तो ई सेल निकाला गया इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास रेगुलर फॉर्मेट में आ रहा था RT अपॉन एल एल। अच्छा, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं Q। अब ये Q क्या होता है? Q का मतलब है, सीधा सीधा याद रखना है आपको, Q का मतलब ही है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे डिवाइड बाय रिएक्टेंट। इनकी कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन हमें यूज करनी होती है, ठीक है। वो भी कॉन्सेंट्रेशन C टू द पावर C, D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। इस तरीके से हमें निकालना है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो एकदम सिंपल आपको लगेगा। दूसरा है गिब्स एनर्जी के ऊपर भी अगर कभी आपको फॉर्मूला आता है, तो गिब्स एनर्जी मतलब हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। और गिब्स एनर्जी का लगातार जो चेंज होता है उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आमतौर पे। तो गिब्स एनर्जी का एक ध्यान में रखो, डेल्टा G, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 RT। ये 2.303 कहां से आता है? जब हम नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तब ये यूज होता है, ठीक है। और log केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये इस तरीके से हम डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करें। एक और है डेल्टा जी का फॉर्मूला NFE, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला NFE ऑफ द सेल। इस तरीके से भी हम लोग डेल्टा जी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा जी निकालने के बेसिकली 2 तरीके हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये 2 हैं। हाँ, याद रखो हर जगह पे 1 फैराडे कहीं पर भी आएगा कि आपको F दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो F की जगह 96,500 ही आपको लेना, ठीक है, 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है। इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि हमने रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह वगैरह करके हमें आता था रो एल अपॉन ए, याद होगा आपको। बस इसी को एक रिवर्स में फॉर्मूला बना दिया गया है, कंडक्टेंस, ठीक है। और ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, और ये जो 1 अपॉन रो है इसकी जगह पर यहाँ पे कप्पा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक, इसको हम रेजिस्टिविटी की जगह इसको हम क्या बोलेंगे अब? कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस ये क्या है? कंडक्टेंस, एरिया अपॉन लेंथ हो जाता है। तो इस तरीके से हम कंडक्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं। कप्पा कभी भी निकालना हो हमें K इज इक्वल टू, तो K इज इक्वल टू क्या होता है? मतलब कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, जो भी वैल्यू रहेगी सेल कांस्टेंट अपॉन R कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे,
आधे अधूरे ट्राइंगल से। इसका भी फॉर्मूला क्या बनता है, कप्पा अपॉन सी। तो ये याद रखना है आपको। कॉन्सेंट्रेशन से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डेल्टा एम निकाल सकता हूं, दिस इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। इसको याद रखो, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। टर्म्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गिब्स एनर्जी के बेसिक फॉर्मूले, ये कंडक्टिविटी के। तो सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं इसके अंदर। मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है मोलर कंडक्टिविटी कम होती जाती है, ये आपको याद रखना है। दूसरे केस में अगर इलेक्ट्रोलाइट काफी वीक है, जैसे हमारा एसिटिक एसिड वगैरह है, कम उसमें भी होगी अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, लेकिन स्लोप में कम होगी। तो वो आपको ध्यान में रखना है, दोनों में फर्क है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो तेजी से कम होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो स्लोली कम होती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कोलराश लॉ। कोलराश लॉ के बारे में एक चीज बताऊं, काफी इंपॉर्टेंट है ये लॉ, काफी जगह यूज भी होता है। कोलराश लॉ में हम लोग कंडक्टिविटी बेसिकली निकालते हैं कि कंडक्टिविटी किस तरीके से निकाली जाए। तो कोलराश लॉ, ठीक है, कोलराश लॉ जो है इसको निकालने के पीछे हमारा ये रीजन है कि हर आयंस की अपनी अपनी कंडक्टिविटी होती है। तो सभी आयंस की कंडक्टिविटी अगर मैं सम अप कर दूं तो टोटल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है। इसकी स्टेटमेंट देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टोटल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस of the cations and anions of the electrolyte, total contribution। मतलब अगर मैं एक Na plus NaCl एक सोल्यूशन है, तो टोटल NaCl का कितनी होगी कंडक्टिविटी, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, Na प्लस आयंस की कंडक्टिविटी प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। इस तरीके से ये कोलराश ने बताया था। इसके न्यूमेरिकल्स में काफी अच्छे एप्लीकेशंस हैं और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भी हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट अगर कोई चीज को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर पाते हैं। तो ये कोलराश लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार पहले तो अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये दो पार्ट्स में समझ लो ये चैप्टर डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो हमने आज किया, एक इससे पहले किया था, और एक ही और पार्ट और होगा, उसके बाद कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तीन चैप्टर आई थिंक, हाँ तीन ही कंप्लीटली चैप्टर्स हैं जो कि पूरी तरह न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। ठीक है, ये उनमें से एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए। अगर आप थ्योरी समझ गए हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको ट्राई कीजिए। मैं ज़्यादा हैवी लोड आपको नहीं देना चाहता, इसलिए ये 10-12 मिनट का मैंने वीडियो बनाया। इसके बाद आप इसको रिवाइज करोगे तो थर्ड वीडियो में आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम क्लियर कट होता जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो 808-747-9204। थैंक यू।